हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज कौशिक कुमार। आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि एक्सेल में फॉर्मूला टैब का यूज कैसे किया जाता है और कैसे किस ऑप्शन को अप्लाई किया जाता है। आज की इस वीडियो में हम वही सीखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो सबसे पहले आपको एक्सेल चालू कर लेना है। इसके बाद देखिए, सबसे पहले हमने होम, इंसर्ट और पेज लेआउट ये ऑप्शंस हमने किए थे, टैब ऑप्शंस। तो आज हम करने वाले हैं फॉर्मूला टैब। तो सबसे पहला ऑप्शन आपको यहां पे दिखता है इंसर्ट फंक्शन, जिसकी शॉर्टकट की होती है Shift+F3। देखिए इसका काम क्या होता है कि जैसे आपने कोई वैल्यू लिखी है यहां पे, और इन सभी का अगर मैं कहूं आपसे टोटल करने के लिए, तो आप इक्वल टू सम लगाते हैं, जिसकी वजह से आप इसको टोटल कर पाएंगे। ठीक है, तो अगर आपको कोई पता नहीं है कि कौन सा फंक्शन किस काम में आता है या फिर उसके बारे में जानना है, तो जैसे आप इंसर्ट फंक्शंस पे क्लिक करेंगे तो देखिए आपका एक ऐसा डायलॉग बॉक्स खुलेगा इंसर्ट फंक्शन का। इसके अंदर देखिए जैसे सम लिखा है, एवरेज लिखा है, इन सभी के ऑप्शंस लिखे गए। ठीक है, तो जैसे मुझे सम करना है तो सम पे देखिए जैसे मैंने क्लिक कर रखा है, तो यहाँ पे देखिए सम क्या लिखा हुआ है, इसके फॉर्मूला के बारे में बताया गया फंक्शन के, कि इसके अंदर ऐसे ऐसे आर्गुमेंट्स आएंगे, इसके अंदर जो चलते हैं फंक्शंस उसको फंक्शन आर्गुमेंट कहते हैं। और यहां पे बताया गया है कि ये फंक्शन जो है करता क्या है कि ऐड ऑल द नंबर्स इन अ रेंज ऑफ सेल्स, मतलब इस रेंज में जितने भी नंबर है उसको सम करेगा। ठीक है, तो देन जैसे ही आप ओके प्रेस करेंगे तो एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा सम के लिए, कि आपने इसको कहां से कहां तक सम करना चाहते हैं। तो यहां पे ये जो रेंज आ रहा है इसको हटा दीजिए और इसके अंदर क्लिक करके आप ये रेंज सेलेक्ट कर लीजिए दोबारा से, और देन प्रेस कर दीजिए ओके। तो ये देखिए आपका ऑटोमेटिकली फिर यहां पे अब सम आ गया। तो इंसर्ट फंक्शन बेसिकली क्या होता है कि किसी भी फंक्शन के बारे में जानने के लिए होता है, और अगर कोई फंक्शन आपको यहां पे ना मिले, बाहर पता ना चले, तो आप इंसर्ट फंक्शन पे क्लिक करके कोई भी फंक्शन आप यहां से ले सकते हैं। सपोज अगर आपको एवरेज निकालना है तो एवरेज यहां पे क्लिक करेंगे तो देखिए एवरेज के बारे में लिखा हुआ आ जाएगा कि एवरेज करता क्या है और उसका फंक्शन आर्गुमेंट क्या कहता है वो यहां पे दिख जाएगा। ठीक है, तो आप जो भी फंक्शन यहां से लगाना चाहते हैं उसको आप डायरेक्टली यहां से चालू कर सकते हैं। क्लियर। इसके अलावा यहां पे मोस्ट रिसेंटली यूज जो फंक्शंस होते हैं वो यहां पे शो करते हैं। इसके अलावा सभी फंक्शंस अगर आपको देखने हैं कि एक्सेल के अंदर जितने भी फॉर्मूला या फंक्शंस है वो सारे फंक्शंस आपको इसमें मिल जाएंगे, ऑल पे क्लिक करते हैं। ठीक है, तो हर एक कैटेगरी वाइज हमारा जो फंक्शन है वो डिवाइड किया गया है। फाइनेंशियल फंक्शन अलग होते हैं, टेक्स्ट फंक्शन अलग होते हैं, लॉजिकल फंक्शन अलग होते हैं, तो सबके लिए अलग अलग क्राइटेरिया डिवाइड किया गया है। ठीक है, इसके बाद सपोज कि अगर आपको बाहर से ही आपको फंक्शन आर्गुमेंट चालू करना है, सपोज देखिए जैसे कि इक्वल टू आपने सम लिखा और इसके बाद जैसे नंबर 1 नंबर 2 इस तरीके से पूछ रहा है, बट हमें फंक्शन आर्गुमेंट खोलना है जो इसमें खुला था। ठीक है, तो आप ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए और उसके बाद कंट्रोल के साथ ए दबा दीजिए। ब्रैकेट ओपन ही रहने दीजिए एक बार, इक्वल टू सम करने के बाद ब्रैकेट ओपन कीजिए और उसके बाद कंट्रोल ए दबाइए। तो ये देखिए कंट्रोल ए दबाते ही आपका ये बॉक्स खुल जाएगा। ठीक है, तो ये कंट्रोल ए जो शॉर्टकट की मैंने बताई वो फंक्शन आर्गुमेंट को खोलने के लिए होता है। एक बार दोबारा से समझ लीजिए कैसे करना है। इक्वल टू करना है, देन सम लिखना है, इसके बाद एक ब्रैकेट ओपन कर लेना है और ब्रैकेट ओपन करने के बाद कंट्रोल के साथ ए बटन प्रेस करना है। तो देखिए जैसे आपने कंट्रोल ए प्रेस किया तो ये देखिए आपका ये फंक्शन आर्गुमेंट खुल गया। क्लियर। अब जैसे सम क्या कहता है कि एक एक नंबर आप सिलेक्ट करें, वरना आप क्या करते हैं एक साथ रेंज सिलेक्ट कर लेते हैं। तो अगर आप एक एक करके भी सिलेक्ट करेंगे तब भी आंसर हमारा गलत नहीं होगा। क्लियर। बेसिकली फंक्शन जो यही कहता है कि एक एक सिलेक्ट करें, लेकिन नहीं, हम क्या करते हैं एक ही बार रेंज दे देते तब भी हमारा आंसर सही आएगा, या फिर आप एक एक करके भी दे तब भी आंसर सही आएगा। क्लियर। देन ओके प्रेस कर देते कि यहां पे आपका सम आ गया। क्लियर। तो ये होता है आपका इंसर्ट फंक्शन। इसके बाद आता है आपका ऑटो सम। देखिए ऑटो सम भी इसी की तरह काम करता है। ये ऑटो सम मैंने आपको होम टैब में भी बताया था, लास्ट में होता है हमारा ऑटो सम। ये क्या काम करता है, जैसे आपको इन सभी का सम करना है तो आप इक्वल टू सम लगाते हैं, लेकिन ऑटो सम में ऐसा करने की जरूरत नहीं होती। आप बस ऑटो सम के एरो पे क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली आपको ये ऑप्शंस दिखेंगे कि सम करना है, एवरेज करना है, काउंट निकालना है। तो अगर आप बाहर क्लिक करते हैं डायरेक्टली तो यहाँ पे सम कर देता, बेसिकली वो ऑटो सम ले लेता है फर्स्ट टाइम में। ठीक है, तो अभी जो भी आपको इसमें से करना है, जैसे हमें सम करना है तो सम पे क्लिक किया, देखिए ऑटोमेटिकली रेंज ले लिया, बस आपको एंटर प्रेस कर देना है।
तो ये देखिए आप यहाँ पे सम आ गया। तो आपको फंक्शन लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, बस आप यहाँ से डायरेक्टली कोई भी चूज इनमें से फंक्शन चूज कीजिए और देन ओके प्रेस कर दीजिए, आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा। क्लियर? इसके बाद यहाँ पे देखिए रिसेंटली यूज फंक्शन है, फाइनेंशियल फंक्शन है, लॉजिकल फंक्शन है, टेक्स्ट फंक्शन है। तो ये जब हमारी फॉर्मूलाज की सीरीज स्टार्ट होगी उसमें आपको ये सारी चीजें करने को मिलेगी। ठीक है, तो अभी इसको छोड़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये जब हम फॉर्मूलाज और फंक्शन की जब सीरीज स्टार्ट करेंगे तब हम आपको ये सारी चीजें सिखाएंगे। ठीक है, तो अभी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका नेम मैनेजर। ठीक है, तो नेम मैनेजर को पढ़ने से पहले आगे बढ़िए, एक चीज और सीखिए, डिफाइन नेम। देखिए इसका यूज क्या होता है कि जैसे आप कहीं शीट में अलग अलग जगह पे कुछ वैल्यूज लिख देते हैं, ठीक है, और अगर हम कहें कि इस पूरे रेंज में जितनी भी वैल्यूज है उन सभी को सम करना है, तो पहला मेथड क्या करेंगे आप, इक्वल टू देन दिस सेल प्लस दिस सेल प्लस दिस सेल। आप ऐसे ही करते रहेंगे एक एक सिलेक्ट करके, तो ये लंबा प्रोसेस होने वाला है। समझ में आ रहा है? इसके अलावा दूसरा तरीका क्या है कि आप इक्वल टू सम करेंगे, देन उसके बाद आप इस नंबर पे क्लिक करेंगे, देन कॉमा सेकंड नंबर, देन कॉमा थर्ड नंबर, ऐसे ही सभी नंबर्स को आप सिलेक्ट करेंगे। तो ये भी हमारा लॉन्ग प्रोसेस है। ठीक है, आंसर तो आ जाएगा देखिए, बट इसमें प्रॉब्लम हो रही है कि हमें हर एक को हमें बार बार सिलेक्ट करना पड़ रहा है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करें, तो वहीं पे हम इसका यूज करने वाले हैं डिफाइन नेम का। तो सबसे पहले आप रेंज सिलेक्ट कीजिए और रेंज सिलेक्ट करने के बाद डिफाइन नेम पे क्लिक कीजिए, और इतना रेंज सिलेक्ट करने के बाद हमने इसका नाम दे दिया इस एरिया का ए, देन हमने प्रेस कर दिया ओके। आप यहां पे कुछ भी नाम दे सकते हैं, देन हमने प्रेस कर दिया ओके। तो इसके बाद यहां पे देखिए हमें पता नहीं चल रहा कि हमने कहां तक सिलेक्ट किया था। ठीक है, तो डिफाइन नेम में जाएंगे तो वहां से तो हम नाम क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन नहीं, हमें पता करना है कि इसका एरिया हमने कहां तक सिलेक्ट किया था। उसके लिए हम जाएंगे नेम मैनेजर में। हमने नाम क्रिएट किया कहां से, डिफाइन नेम से, लेकिन इसका जो मैनेजर है, मतलब जहां पे इसका सारा चीज मैनेज होता है, वो होता है नेम मैनेजर में। नेम मैनेजर पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो देखिए आपका यहाँ पे ये बॉक्स खुल जाएगा, जिसमें आपने जो रेंज आपने सिलेक्ट किया था उसका जो नाम दिया था ए, वो देखिए यहाँ पे शो हो रहा है। अब यहाँ पे देखिए जो नीचे लिखा है रेफर्स टू, तो आप इसके बीच में क्लिक कीजिए, देखिए यहाँ पे एरिया आपको पता चल गया कि कहां तक आपने सिलेक्ट किया था। क्लियर? तो इसको अभी हम क्लोज करते हैं और हम अपना रेंज सिलेक्ट कर लेते हैं, यहां से लेके यहां तक है, और हम इसको बॉर्डर लगा देते हैं। ठीक है, इसके बाद अब हमें इस रेंज में जितने भी वैल्यूज हो उसका सम करना है, तो इक्वल टू हम लगा रहे हैं सम, और इसकी अब की बार हम क्या करेंगे इसमें कि एक एक वैल्यू सिलेक्ट ना करके हम यहां पे लिख देंगे ए। जैसे ही आपने ए लिखा तो देखिए ऑटोमेटिकली रेंज सिलेक्ट हो गया, और बस आप एंटर प्रेस कर दीजिए, देखिए यहां पे टोटल आ गया। अब इसके बीच में मैं कहीं भी वैल्यू लिखूंगा तो ये देखिए वैल्यू अपने आप ऐड करता रहेगा। क्लियर? इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है आपका यूज इन फॉर्मूला। देखिए इसका काम क्या होता है, सेम इसी के जैसा है। आप डायरेक्टली या फिर ए लिख दीजिए या फिर इसका यूज आप यहां से कीजिए। देखिए जैसे इक्वल टू सम लिखा आपने तो देखेंगे सारे ऑप्शंस आपके बंद हो चुके हैं, सिर्फ ये ऑप्शन जो है वो चालू है, यूज इन फॉर्मूला। ठीक है, तो आप जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो देखिए आपने जो इस एरिया का नाम दिया था वो नाम यहां पे आ गया। आप यहां पे क्लिक कर दीजिए, देखिए ऑटोमेटिकली रेंज सिलेक्ट कर लेगा, बस एंटर प्रेस करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। या तो आप इसमें ए लिख दीजिए या फिर आप यहां से चूज कर लीजिए, दोनों काम सेम है। ठीक है, देन आप एंटर प्रेस करेंगे तो देखिए इस रेंज में जितना भी वैल्यू था उन सभी का टोटल आ चुका है। इसमें भी अगर आप कहीं पे भी वैल्यू लिखेंगे तो देखिए सम होता जाएगा। क्लियर? तो ये होता है आपका डिफाइन नेम और यूज इन
फॉर्मूला, ठीक है। इसके बाद है क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन, जिसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल शिफ्ट प्लस F3, ठीक है। इसका काम क्या होता है वो समझ लीजिए। जैसे कि आपने यहां पे समझा कि जब भी हम कोई रेंज सिलेक्ट करते हैं तो उसका हमें नाम देना पड़ता है, समझ में आ रहा है। लेकिन हम क्या चाहते हैं कि अगर हमारे डेटा में कोई हेडिंग्स बनी हुई है, ऑलरेडी क्या बना हुआ है, डेटा में हेडिंग बना हुआ है। सपोज कि यहां पे मैं कुछ लोगों के नाम ले लेता हूं, और इसके बाद मैं यहां पे हेडिंग दे देता हूं नेम, और यहां पे मैं दे देता हूं सेल्स 2018, और यहां पे मैं रेंट बिटवीन लगा दूंगा ताकि वैल्यूज अपने आप जनरेट हो जाए। और देन मैं इसको ड्रैग कर दूंगा, और इसको भी आगे ड्रैग कर देते हैं। और इसके बाद मैं यहां पे लिख देता हूं सेल्स 2019, और इस वैल्यू को फिक्स करेंगे क्योंकि हर बार ये वैल्यू चेंज होती रहती है रेंट बिटवीन के मदद से। तो रेंट बिटवीन जो होता है वो वैल्यू जनरेट कर देता है, लेकिन वैल्यू हर बार चेंज होती है। तो इसको फिक्स करने के लिए पहले कंट्रोल सी से कॉपी करेंगे, होम में जाएंगे, पेस्ट में जाएंगे, और यहां से पेस्ट एज वैल्यू कर देंगे, ठीक है। इसका जो सर्कल घूम रहा है तो कीबोर्ड में ESC लिखा होता है जिसे स्किप बोला जाता है, वो प्रेस करेंगे तो जो सर्कल घूम रहा है वो बंद हो जाएगा, ठीक है। और इसे बॉर्डर लगा देते हैं। अब सपोज कीजिए कि मुझे अगर सेल्स 2018 का टोटल निकालना है तो मुझे यहां पे आना पड़ेगा, और यहां पे सम का फंक्शन लगाऊंगा, रेंज सेलेक्ट करूंगा, तब आंसर आएगा। या फिर अगर मुझे यहां पे निकालना है सेल्स 2018 का सम, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सम का फंक्शन, देन उसको रेंज सेलेक्ट करना पड़ेगा, और फिर मुझे एंटर प्रेस करना पड़ेगा, तब जाकर मेरा सम आएगा यहाँ पे सेल्स 2018 का। फिर 19 का बोलूंगा तो फिर 19 के लिए मुझे अलग से करना पड़ेगा, समझ में आ रहा है। तो अगर मुझे इस चीज को तुरंत करना है, अभी तो ये छोटा डेटा है तो आप तो कर लेंगे तुरंत, लेकिन अगर बड़ा डेटा होता, यही 1 लाख का डेटा होता और उसका सम करने के लिए बोला जाता, तो आप कितना रेंज आप नीचे तक सिलेक्ट करते और कितनी बार ये चीज करते हैं, ठीक है। समझ में आया होगा। मतलब ये कि अगर मुझे जैसे आपको बोला गया कि 2018 का सम कीजिए, तो अभी तो छोटा डेटा है तो आपने इक्वल टू सम करके यहाँ पे रेंज सेलेक्ट कर लिया और एंटर प्रेस कर दिया। लेकिन अगर 1 लाख तक का डेटा होता तो आपको बहुत टाइम लगने वाला था सिलेक्ट करने में, या फिर अगर शॉर्टकट की भी प्रेस करते तब भी उसमें टाइम लगता। लेकिन इसकी मदद से फॉर्मूला टैब में जो आपका क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन है, इसकी मदद से आप बहुत जल्दी ये चीज कर पाएंगे। देखिए कैसे, आप डिफाइन नेम तो समझ ही चुके हैं कि कोई भी एरिया का हम रेंज सिलेक्ट करके नाम देते हैं, लेकिन क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन क्या करता है कि जो आपकी हेडिंग्स होती है उसी में से उसको वो नाम दे देता है। जैसे ही आप क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन पे क्लिक करेंगे तो यहां पे देखिए आपका जो हेडिंग है वो कहां है, टॉप में है, तो हमें टॉप रो यूज करना है और देन प्रेस कर देना है ओके। तो अब देखेंगे आप यूज इन फॉर्मूला में जाकर कि यहां पे तीनों नाम है यहां पे जनरेट हो चुके हैं, ठीक है। तो अगर आप नेम का कॉलम नहीं सिलेक्ट करते, सिर्फ यहां से सिलेक्ट करते, तो सिर्फ यही दो आते, नेम का कॉलम नहीं आता। क्लियर है। तो अब मुझे सम करना है 2018 का, तो जैसे मैं इक्वल टू सम करूंगा और इसके बाद यूज इन फॉर्मूला में जाऊंगा, मुझे 2018 का करना है, तो 2018 पे क्लिक करूंगा और देन मैं एंटर प्रेस कर दूंगा। देखो 2018 का तुरंत आपके पास आंसर आ गया, आपको रेंज सेलेक्ट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि दोनों में डिफरेंस क्या है, कि अगर आप मैनुअली तरीके से एक सिलेक्ट करते तो उसमें टाइम लगने वाला था, और इसकी मदद से आप तुरंत आप हैंड टू हैंड आंसर आप बता सकते हो, ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ, जिसका नाम है हमारा फॉर्मूला एंड ऑडिटिंग ग्रुप, और इसके अंदर हम सीखने वाले हैं ट्रेस प्रेसिडेंट। देखिए इस ऑप्शन का यूज क्या होता है। जैसे कि मैंने यहां पे कुछ वैल्यूज लिखी है, इसके बाद अब मैं ये चाहता हूं कि इन सभी वैल्यूज का यहां पे सम हो जाए, तो ऑल्ट प्लस इक्वल टू हमने पढ़ा है ऑटो सम की शॉर्टकट की, देन एंटर प्रेस कर दिया हमने, तो यहां पे ये आपका टोटल आ गया। अब मुझे चेक करना है कि ये तीनों वैल्यूज जो है इसमें ऐड हैं, ठीक है। तो जैसे आप ट्रेस प्रेसिडेंट पे क्लिक करेंगे तो इसने बताया कि ये तीनों वैल्यूज इस पे है,
ठीक है, अब मुझे ये चेक करना है, यहां पे तो पता चल गया कि हमें ये सारी वैल्यूज तो है जो इसमें ऐड है ऑलरेडी, लेकिन अब हमें पता करना है कि कौन सी वैल्यू किस पे डिपेंडेंट है। समझ में आ रहा है? मतलब अगर मैं कहूं इक्वल टू सम और रेंज सेलेक्ट कर लिया मैंने इन तीनों का, देन मैंने एंटर प्रेस कर दिया। अब मुझे चेक करना है कि ये वैल्यू किस पे डिपेंडेंट है। टेस्ट डिपेंडेंट पे आप क्लिक करेंगे तो यहां से पता नहीं चलेगा, लेकिन हां अगर मैं ये चेक करना चाहूं कि ये वैल्यू किसी फॉर्मूले या किसी फंक्शन में यूज तो नहीं किए गए, तो आप जैसे इस पे क्लिक करेंगे और टेस्ट डिपेंडेंट पे क्लिक करेंगे तो बता रहा है कि ये वैल्यू इसमें डिपेंडेंट है, मतलब इसका फंक्शन का यूज यहां पे किया गया है। ठीक है, और ट्रेस प्रेसिडेंट बेसिकली जो है सिर्फ आपका ये काम करता है कि ये जो आंसर आया है वो कहां से आया और कौन सी वैल्यूज को ऐड करने के बाद आया, तो इसका यूज किया जाता है आपका ट्रेस प्रेसिडेंट। क्लियर? तो उम्मीद है आपको दोनों चीज क्लियर होगी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है आपका रिमूव एरो। अगर आप इस जो एरो आ रहे हैं इसमें अगर आप इसे रिमूव करना चाहते हैं तो जैसे आप रिमूव एरो पे क्लिक करेंगे तो देखिए आपका एरो रिमूव हो गया। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है आपका शो फॉर्मूला। क्या ऑप्शन है? शो फॉर्मूला। अगर आपको चेक करना है कि पूरे शीट में कहां कहां पे फॉर्मूला या फंक्शन अप्लाई किया गया है तो आप एक क्लिक पे जान सकते हैं। तो जैसे आप शो फॉर्मूलास पे क्लिक करेंगे तो देखिए पूरी शीट में जहां जहां पे आपने फॉर्मूला अप्लाई किया था वो देखिए सारे फॉर्मूला यहां पे शो हो रहे हैं। और अगर इस कंडीशन में अगर आप कोई वैल्यू लिखकर और इक्वल टू सम लगाकर रेंज सेलेक्ट करते हैं और एंटर प्रेस करते हैं तो वो फंक्शन ही शो करेगा, ना कि एंटर प्रेस करने के बाद आंसर आएगा। वो इस वजह से क्योंकि आपने शो फॉर्मूला चालू कर रखा है। तो शो फॉर्मूला जब तक आपका चालू रहता है तब तक ये फॉर्मूला ही शो करेगा, आंसर शो, रिजल्ट शो नहीं करता। तो जैसे आप शो फॉर्मूला बंद कर देंगे देखिए आपके यहां पे आंसर आ गया। क्लियर? इसका नेक्स्ट ऑप्शन है आपका एरर चेकिंग। अगर मुझे फाइंड आउट करना है कि पूरी शीट में कहां पे एरर है तो जैसे आप एरर चेकिंग पे क्लिक करेंगे तो देखिए आपको बता देगा कि कहां पे एरर है। अभी इसमें कहीं भी एरर नहीं है, इस वजह से ये कुछ भी नहीं बता रहा है। अभी सपोज अगर मैं SUH इक्वल टू SUM होता है फॉर्मूला, हमारा जो सम का फंक्शन है वो SUM होता है, लेकिन मैं SUH लिख करके और ब्रैकेट ओपन करके मैं एंटर प्रेस कर दे रहा हूं तो यहां पे देखिए एरर आ गया। अब मुझे मेरा कर्सर यहां पे है, अभी देखिए यहां पे जो मेरा कर्सर है वो यहां पे मैंने रख रखा है। अब मुझे फाइंड आउट करना है कि पूरे शीट में कहां पे एरर है। तो जैसे ही आप एरर चेकिंग पे क्लिक करेंगे देखिए आपका डायरेक्टली कर्सर वहां पहुंच गया। इसके बाद ये एरर बता रहा है कि एरर क्या है, यहां पे बता रहा है द फॉर्मूला कंटेंस अनरिकॉग्नाइज्ड टेक्स्ट, मतलब इसमें जो टेक्स्ट लिखा गया, जो फॉर्मूला आपने लगाया था SUM का फंक्शन, वो SUH लिखा गया है। ठीक है, तो उसको आप सही करेंगे। क्लियर? और नेक्स्ट और प्रीवियस से आप चेक कर सकते हैं कि कहां कहां पे एरर आया है। इसके बाद है आपका इवैल्यूएट फॉर्मूला। इवैल्यूएट फॉर्मूला क्या करता है कि अगर आपको चेक करना है कि पूरे शीट में या फिर कोई भी आपने जो फंक्शन लगाया है उस फंक्शन का मुझे स्टेप जानना है कि पहले क्या फंक्शन अप्लाई किया गया, फिर बाद में क्या हुआ और फिर जाके हमारा क्या रिजल्ट आया। तो देखिए इसके लिए क्या करना है, जैसे कि आपने इक्वल टू किया 50 इंटू 8 डिवाइडेड बाय 5, तो आंसर क्या आया? तो आंसर आया हमारा 80। अब ये 80 आया बट कैसे आया? पहले मल्टीप्लाई हुआ है पहले डिवाइड हुआ, हमें नहीं पता, लेकिन हमें जानना है कि पहले क्या हुआ और उसके बाद फिर क्या आंसर आया। तो जैसे ही आप इवैल्यूएट फॉर्मूला पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए यहां पे पहले बता रहा है कि पहले ये 50 इंटू 8 हुआ, उसके बाद जो आंसर आया उसको डिवाइड दिया गया 5 से। तो ये देखिए यहां पे पहले इंटू करने के बाद कितना आया 400 और 400 को डिवाइड किया गया 5 से, तो क्या आंसर आया 80। तो ये देखिए यहां पे आपको पता चल गया। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है आपका वॉच विंडो। देखिए वॉच विंडो बहुत काम की चीज है। इसका यूज ये होता है कि अगर आप न्यू शीट लेते हैं सपोज और ये डेटा है, इस डेटा के बारे में आप कुछ रिकॉर्ड बना रहे हैं या कुछ डेटा तैयार कर रहे हैं नेक्स्ट शीट पे, बट वो इस शीट से आपको बार बार देखना पड़ रहा है, इस शीट से फिर उस शीट पे जाना पड़ रहा है बार बार।
तो हम ये चाहते हैं कि हमें बार बार इधर से इधर ना जाना पड़े, हम एक जगह उसको देखते रहें। तो उसके लिए हमारा काम आता है वॉच विंडो। जैसा इसका नाम है वैसा इसका काम है, वॉच मतलब देखते रहना। तो जैसे आप चाहते हैं ये पूरा डेटा शो हो, तो पूरा डेटा पहले सिलेक्ट करना है और वॉच विंडो पे क्लिक करना है और ये विंडो खुलेगी वॉच विंडो की, और इस पर यहाँ पे लिखा है ऐड वॉच। तो जैसे आप ऐड वॉच पे क्लिक करेंगे तो देखिए आप यहाँ पे जो रेंज आपने सिलेक्ट किया था वो रेंज यहां पे आ गया। देन इसको कर दीजिए ऐड। तो ऐड करने के बाद यहां पे देखेंगे, यहां से इसकी स्क्रीन बड़ी कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए ये हमने ऊपर सेट कर दिया फॉर्मूला बार में, इसलिए ऐसा आ रहा था। देखिए थोड़ा सा मैं छोटा कर देता हूं इसे। अभी जैसे कि आपका डेटा ये रहा। अब यहां पे देखिए पहले यहां पे शीट में शो कर रहा है कि आपको बुक 1 से आपने ये चीज सिलेक्ट किया है, शो कर रहा है। इसके बाद यहां पे शीट कौन से शीट से लिया गया है, तो शीट 1 से लिया गया है ये डेटा। और इसके बाद सेल नंबर बताएगा और यहां पे वैल्यूज, जैसे पहले नेम आएगा, फिर सेल आएगा, फिर सेल 2019 का आएगा। मतलब पहले नेम, फिर सेल 2018 का आपका डेटा और फिर 2019 का डेटा। क्लियर है। और अगर इसमें कहीं फॉर्मूला लगा होता तो वो भी यहां पे शो हो जाता। क्लियर है। अब देखिए जैसे मैं न्यू शीट पे जा रहा हूं तो देखिए बंद नहीं हुआ, ये चालू है। अगर आप Ctrl+N से न्यू वर्कबुक भी लेते हैं फिर भी ये चालू है। देखिए यहां पे हमने न्यू वर्कबुक लिया है, फिर भी ये चालू है, बंद नहीं होगा। क्लियर। तो यही है वॉच विंडो का काम कि अगर आप एक शीट से या दूसरी शीट से काम कर रहे हैं, बार बार एक शीट से दूसरी शीट पर जाना पड़ रहा है, तो साइड में ये डेटा आप रख करके जो भी काम करना चाहते हैं वो देख करके इसमें से कर सकते हैं। ठीक है। तो क्लोज करने के लिए बस यहां से आप क्रॉस पर क्लिक कर दीजिए, क्लोज हो जाएगा। इसके बाद है कैलकुलेशन ऑप्शन। देखिए कैलकुलेशन ऑप्शन दो तरीके के होते हैं, एक होता है ऑटोमेटिक और दूसरा होता है मैनुअल। ठीक है। और उसमें भी दो टाइप में डिवाइड किया गया है, कैलकुलेट नाउ और कैलकुलेट शीट। तो पहले समझते हैं ऑटोमेटिक और मैनुअल। सपोज यहां पे देखिए मैं इसको पहले क्लियर कर देता हूं यहां से। सपोज कि आपने यहां पे कुछ वैल्यूज लिखी है और मैंने यहां पे इसको सम कर दिया, Alt+= से सम कर दिया, यहां पे टोटल आ गया। अब अगर मैं यहां पे कुछ वैल्यूज चेंज करूंगा तो मेरी नीचे की वैल्यू चेंज होगी जहां पे सम किया गया है। देखो आप ध्यान से चेंज हो रही है। तो ये जो टोटल वाली वैल्यू है, टोटल वाला जो सेल है मेरा, मैं ये चाहता हूं कि ये ऑटोमेटिक चेंज ना हो। अगर मैं ऊपर में कुछ वैल्यू चेंज करूं तो ये ऑटोमेटिक चेंज ना हो। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कैलकुलेशन ऑप्शन में जाएंगे और यहां से कर देंगे मैनुअल। तो अब जब आप इसमें कोई भी चेंजेस करेंगे तो नीचे कोई भी वैल्यू में चेंज इफेक्ट नहीं दिखेगा टोटल वाले में। और फिर से अगर आप इसको जाकर के ऑटोमेटिक कर देंगे तो देखिए ऑटोमेटिकली चेंज हो गया। समझ में आया। इसके बाद एक ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है आपका कैलकुलेट नाउ। इसका काम क्या होता देखिए कि वापस से हम इस ऑप्शन को जाके कर देते हैं मैनुअल और यहां पे कुछ वैल्यूज हम चेंज करते हैं। ठीक है। और मैं इस शीट पे, दूसरी शीट पे मैं कुछ वैल्यूज लिख रहा हूं और पहले मैं दोबारा से इसको करना चाहूंगा ऑटोमेटिक। ठीक है। तो यहां पे हमारा इफेक्ट आ गया और यहां पे मैं पहले इसको सम कर देता हूं दोबारा से दूसरी शीट का। Alt+= देन सम हो गया। और इसका सम मैं दूसरी जगह लिख दे रहा हूं 363। जो ये वाली वैल्यू है मैंने यहां पे लिख दी 363 और यहां पे जो वैल्यू है मैं लिख देता हूं 330। ठीक है। अब मैं यहां पे जाता हूं कैलकुलेशन ऑप्शन में और इसको कर रहा हूं मैनुअल। ठीक है। अब यहां पे मैं वैल्यू कुछ चेंज करता हूं, चेंज किया, कुछ भी इफेक्ट नहीं हुआ। सेकंड शीट पे आते हैं, यहां पे भी हम कुछ वैल्यूज चेंज कर रहे हैं। ठीक है, कर दिया। नीचे भी इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं हुआ। ठीक है। तो इसमें देखिए दो ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है कैलकुलेट नाउ और एक है कैलकुलेट शीट। अगर मैं कैलकुलेट शीट पे क्लिक करूंगा तो सिर्फ ये वाला चेंज मेरा होगा, इस शीट पे जो भी मैंने चेंजेस किए वो चेंज होगा, लेकिन फर्स्ट वाले शीट में जो भी मैंने चेंजेस किए हैं वो चेंजेस नहीं होंगे। तो कैलकुलेट शीट का यूज जब करेंगे, सिर्फ हमें जब एक शीट का ही सिर्फ जो भी चेंजेस किया गया है उसको हमें क्या करना हो,
कैलकुलेट करवाना हो। लेकिन कैलकुलेट नाउ का यूज कब करेंगे, जब हमें पूरी इंटायर वर्कबुक, मतलब चाहे कितनी भी शीट्स हो, उन सभी शीटों में अगर मैंने कुछ भी चेंजेस किए हैं वैल्यूज में, तो ऑटोमेटिकली अगर आप चाहते हैं अपडेट हो जाए, तो आप किसका यूज करेंगे, कैलकुलेट नाउ का। तो उससे पहले हम कैलकुलेट शीट समझ लेते हैं कि इसमें हमने कुछ चेंजेस किए थे, वो देखिए अभी चेंजेस नहीं हुए हैं। तो अगर मैं करता हूं कैलकुलेट शीट, तो देखिए इसमें चेंजेस हो गया। अब जरा सेकंड शीट पे देखते हैं क्या चेंजेस हुए, देखिए नहीं हुए। कैलकुलेट शीट करने के बाद इसमें चेंजेस नहीं हुआ, सिर्फ उसी शीट पे चेंज होगा जिस शीट पे आप रहोगे, और उस शीट पे कैलकुलेट शीट करोगे तो सिर्फ उसी शीट का चेंज होगा जो भी कैलकुलेशन था। क्लियर। अब लेकिन हम चाहते हैं कि पूरी वर्कबुक में चेंजेस हो जाए। पूरी वर्कबुक में अगर कहीं भी वैल्यू चेंज किया है तो फॉर्मूला अपने आप क्या कर दे, अपडेट कर दे। तो अभी देखिए मैं कुछ वैल्यूज वापस से चेंज करता हूं इसमें, ठीक है। अब मैं यहां पे करता हूं कैलकुलेट नाउ का ऑप्शन क्लिक। कैलकुलेट नाउ क्या देखिए यहां पे हो गया। अब जरा इस पे चेक करते हैं, देखिए इसमें भी चेंजेस हो गया, ये भी अपडेट हो गया। तो दोनों में डिफरेंस क्लियर है। उम्मीद है आपको ये दोनों ऑप्शंस क्लियर हो चुके होंगे अच्छे तरीके से, ठीक है। अगर फिर भी आपको कुछ भी डाउट रहता है तो वीडियो को एक बार शुरू से लेकर दोबारा से एंड तक देखें। अगर फिर भी उसके बाद भी अगर आपको कुछ डाउट रहता है तो हमें कमेंट सेक्शन में पूछना ना भूलें। आपको कुछ भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगे तो इसको लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें।